और यूपीएससी में जो प्रारंभिक परीक्षा हुई, मैं हिंदी में भी इसको बात करता हूँ, हिंदी के बहुत से बच्चे हैं, इंग्लिश में इसको जो है वो बात करने जा रहा हूँ। तो लगभग जो है यूपीएससी में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। पहला हम यहाँ से शुरू करते हैं कि नियरली 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था, और जो अभी फाइनल आंकड़े यूपीएससी देगा, लेकिन अप्रॉक्स जो है 5 से 5.5 लाख उम्मीदवार के जो है शामिल होने का अनुमान है, यानी कि लगभग 50% बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे। तो अक्सर मैं अपनी क्लासेस में हमेशा कहता हूं कि अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं है तो इतने लोग एग्जाम ड्रॉप कर देते हैं। वो लोग थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन उन्होंने एग्जाम देना उचित नहीं समझा कि अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे के सारे बीमार हो गए, ये बहुत बड़ी संख्या है, 5 लाख से ज्यादा की संख्या है, लेकिन तैयारी अप्रोप्रिएट ना हो पाना, डर आ जाना और तैयारी को सही तरीके से ना करना, इस बार जो है वो रिजल्ट अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं वो इस तरह रहा। और प्रीलिम परीक्षा 72 शहरों में 2569 परीक्षा केंद्रों पर यह आयोजित की गई। ये बेसिक हमारे जानकारी अभी हमारे पास उपलब्ध है। तो आपका कंपटीशन जो है वो बेसिकली इस तरह से बच्चे एग्जाम भरते हैं, 10 से 12-13 लाख बच्चे तक एग्जाम भरते हैं। कोविड की वजह से कम लोगों ने एग्जाम भरा, और लगभग इतने बच्चों के साथ आपको कंपटीशन में शामिल होना पड़ता है, राइट। तो यहाँ ये जो है वो प्रारंभिक परीक्षा जो प्री होती है वो वन ऑफ द टफेस्ट फेज होती है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें रस्साकसी और बहुत ज्यादा फाइट होती है। अब चलिए मैं बात करता हूं कि हमारा बेसिकली एनालिसिस में कहां कहां से क्वेश्चन आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि कहां से क्वेश्चन आए आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में। सेट ए मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, तो सेट ए भी मैंने कल जो उसका डिस्कशन किया था उसके आंसर मैंने यहां पर दिया था। तो अब देखिए कि कहां कहां से क्वेश्चन आया और आपको कैसे फोकस करना है। सबसे जो अलग सेगमेंट था, इस बार जीके का क्वेश्चन आया, और आप देखिए कि इस बार जीके के क्वेश्चन में करंट घटनाएं, राइट, यानी कि उसमें जो है करंट, यानी कि करंट जो आपकी इवेंट्स रही, इवेंट्स, और उसमें भी गेम्स से क्वेश्चन आए, गेम्स अर्न प्राइजेस, भारत रत्न से लेकर पुरस्कारों से लेकर ओलंपिक पे जो हुआ, चूंकि ओलंपिक जिस साल होता है याद रखिएगा उस साल बहुत अच्छा होता है, और भारत ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक दोनों में। तो भारत की ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही थी। तो आपने देखा कि 20 वर्षों बाद क्रिकेट से क्वेश्चन आया या गेम से क्वेश्चन आया, बीच में ये क्वेश्चन हमेशा के लिए गायब हो गए थे। आफ्टर 20 ईयर्स ये जो क्वेश्चन आया, इसके पीछे रीजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो, जो ये क्वेश्चन आया है पूरा पेपर, ये जितने भी बच्चे समझ लें, वो पेपर जो है उसका नेचर स्टैटोडायनेमिक है। कैसा नेचर है? स्टैटोडायनेमिक नेचर है। स्टैटोडायनेमिक नेचर में क्या बात होती है आप समझते जाओ और लिखते जाओ इसको, और इसको समझते जाओ। स्टैटोडायनेमिक नेचर है, स्टैटोडायनेमिक। जिसको भी प्री कंपटीशन देख रहे हैं, आपका बहुत जबरदस्त है कंपटीशन, और इसमें आपको जिसको भी प्री क्रैक करना है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टैटोडायनेमिक पेपर। ये पूरा नेचर जो पेपर का एनालिसिस अब मैं करूंगा, ये पूरा पेपर अभी सारे सब्जेक्ट बताऊंगा, इसका नेचर जो प्रकृति है वो स्टैटोडायनेमिक है। स्टैटो का मतलब होता है मेरे फंडामेंटल यानी मेरे बेसिक सब्जेक्ट्स, यानी कि मूलभूत सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ रहा हूं, बेसिक सब्जेक्ट्स मेरे। और डायनेमिक जो होता है वो मतलब होता है कि जो चर्चा में चल रहा है, जो न्यूज़पेपर में मेरा, ठीक है, ये दैट इज इन न्यूज़पेपर। तो जनरली हमें यह लगता है कि हम न्यूज़पेपर वाले को, यानी कि जो चर्चा में है, अगर मैं इसको बोलूं जो चर्चा में है वो पर्चा में है, जो चर्चा में है उसको हम लोग करंट बोल देते हैं। लेकिन करंट को हमें लगता है कि हम कोई एनुअल रिपोर्ट पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन पढ़ लेंगे, करंट अफेयर चीज पढ़ लेंगे तो वो वहां पर हो जाएगा। पूरा पेपर इसका अपोज में जा रहा है। पूरे पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चन आए हैं करंट से, तो डायरेक्टली इस बार हमें जीके मिल गया। जैसे ओलंपिक का क्वेश्चन आ गया कि भैया इसका लोगो ये था, फलाना ये था। लास्ट के जो क्वेश्चन आए हैं, या भारत रत्न के बारे में क्वेश्चन आ गया, वो जीके बेस्ड क्वेश्चन था, इवेंट बेस्ड क्वेश्चन था, राइट। लेकिन यहां पर जो हो रहा है वो एक इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। स्टैटोडायनेमिक की बात अगर हम करेंगे तो स्टैटोडायनेमिक में अगर हम देखेंगे तो इसका ये कहता है कि जो भी चर्चा में चल रहा है उसका फंडामेंटल यानी अपने सब्जेक्ट के साथ उसको लिंक कर दो, यानी इसका बेसिकली लिंक उठा के देख लो। जैसे कल भी मैंने जब डिस्कशन किया, तो जब पॉलिटी में पेरोल का क्वेश्चन आया, तो कई स्टेट्स जो है वो कोविड की वजह से वो पेरोल पे छोड़ रहे हैं कैदियों को। तो कह रहा है पेरोल बेसिकली है क्या? ये राज्यों का विषय है, ये संघ का विषय है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। तो कह रहा है कि जो शब्द आप सुने ध्यान से, या जो कॉन्सेप्ट आप सुने, उसका फंडामेंटल बेस जानने की कोशिश करिए। यानी न्यूज़पेपर से उठाइए और अपनी बुक्स के साथ उसको कनेक्ट करने का प्रयास करना शुरू कर दीजिए। ये बेसिक फंडामेंटल है हमारे स्टैटोडायनेमिक नेचर का। जो पेपर का ज्यादातर हिस्सा हमें देखने को मिला वो रहा इस बार स्टैटोडायनेमिक, एनसीईआरटी, एनआईओएस। ये बेसिकली फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट रहे हमारे लिए। एनवायरमेंट में एनआईओएस छाया रहा इस बार,
एनसीईआरटी हिस्ट्री में आपने देखा डायरेक्टली क्वेश्चन आया, कल मैंने बताया पेज नंबर 107, 105, पेज नंबर 13, इन सबसे क्वेश्चन डायरेक्टली जो तुम्हें देखने को मिले, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो अगर अब आपको प्रिपरेशन करनी है, और ये मैं आज से नहीं, मैं आपको 2017 से कहता चला आ रहा हूं कि अब यूपीएससी का जो नेचर है वो स्टैटो डायनेमिक हो चुका है। यानी आप न्यूज़पेपर में सिर्फ फैक्ट नहीं लिखेंगे, आज एडिटोरियल आ गया आपने लिख लिया, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट प्रयोग हो रहे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में जाइए और उसके साथ अपनी बुक्स को अटैच करने का प्रयास करिए। यानी कि आपको स्टैटोडायनेमिक वे में स्टडी करनी होगी। चलिए, तो खेल घटनाएं पुरस्कार जो है वो लगभग 3 के आसपास करंट अफेयर्स बेस या ट्रेडिशनल क्वेश्चन के हमें देखने को मिले। तो टोटल क्वेश्चन जो था, यानी इवेंट से बेस्ड जो क्वेश्चन थे, इवेंट बेस्ड क्वेश्चन की जो मात्रा रही है वो बेसिकली हमारी इवेंट बेस, जहां पर फैक्ट और करंट को पूछा गया है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल रूप में 2 था, जैसे भारत रत्न के बारे में जीके में दिया हुआ है। कहां दिया हुआ था, सोर्स बता देता हूं, इंडिया ईयर बुक आप उठाओगे, इंडिया ईयर बुक, या अगर आप एक बुक आती है, ठीक है, दिस इज द बुक नोन एज, इसको हम लोग बोलते हैं मनोरमा ईयर बुक। ठीक है, आपको बता देता हूं, तो ये जो फैक्ट बुक होती है, ईयर बुक आती है, मनोरमा ईयर बुक आती है, ये जीके इसमें ज्यादा होता है। एक ईयर बुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, इसमें सारे विभागों के बारे में होता है और क्वेश्चन आता है। ये मनोरमा ईयर बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो क्या होता है, इसको कई अच्छे स्कूलों में बच्चों को छोटी क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो आप इसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश किया करिए। जब आप इसमें पढ़ेंगे तो खेल और पुरस्कारों का और प्रमुख व्यक्तियों का एक चैप्टर है, देखिए यहां पर मोड़ के ऐसे रखा हुआ है। तो खेल और पुरस्कारों के बारे में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में, या इस तरह से जो है आपने देखा होगा, इसमें ये उठा के एक जीके का पोर्शन दे देते हैं। यहां पे आप जाएंगे तो आपको सामान्य ज्ञान मिल जाएगा। आप इस तरह की बहुत सी ईयर बुक्स आती, बट ये बहुत पुरानी है और बहुत ऑथेंटिक है और इनका एक परंपरा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इसको, आपको यहां पे सोर्स भी बताता जा रहा हूं। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे इस बार 5। अब आ जाते हैं भारतीय इतिहास और संस्कृत में, यानी इंडियन जो हिस्ट्री है एंड कल्चर के बारे में। तो इस बार बहुत ही जो है वो चर्चा वाले क्वेश्चन है, जैसे 64 योगिनी मंदिर, क्लास में मैंने डिस्कशन किया था। तो 64 योगिनी मंदिर, भाई भारत की संसद पे बात चल रही, क्यों आया? तो भारत की संसद की माना जा रहा है कि जो संरचना है वो बेसिकली 64 योगिनी मंदिर, भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जो राउंडेड शेप में है। नागरवासर शैली इन सभी में है, जो हमें एक अलग तरह का जो है वो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, चतुर्भुज देखने को मिलता है, आयताकार देखने को मिलता है, लेकिन ये एक राउंडेड शेप में है, जो तंत्र मंत्र के विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के रूप में देखा जाए तो इस बार बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसने इस बार गेन ले लिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं। 6th, 7th, 8th क्लास की एनसीईआरटी में डोमिनेट करके क्वेश्चन इन्होंने सीधे सीधे दिए हैं। कल मैंने आपको बताया भी था, और आज मैं एनसीईआरटी की क्लास में जो पढ़ाऊंगा वही जो आपने देखा कि हर्षवर्धन के बाद जो है वो सीधे सीधे क्वेश्चन दिया हुआ 107 पेज नंबर 107 पे। तो आपको यहां पर क्वेश्चन काफी मिल जाएंगे। तो बेसिकली इसमें भी जो क्वेश्चन है वो स्टैटोडायनेमिक बेस है। ये करंट अफेयर्स तो नहीं होता, लेकिन स्टैटोडायनेमिक है। जैसे 64 योगिनी मंदिर हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, जो चर्चा में शहर हैं जैसे एलोरा, तो वो किस नदी के किनारे है, तो ये अक्सर समाचारों में आते रहते हैं। एक बड़ा मुद्दा जो है इसमें स्टैटोडायनेमिक के साथ यहां पर भी रहा। तो टोटल क्वेश्चन इस बार हमें कितने देखने को मिले हिस्ट्री में, और हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एक बहुत ही ऑथेंटिकेट है। इसके साथ साथ विपिन चंद्रा जो आप पढ़ते हैं, या मैंने आपको शेखर बंदोपाध्याय की किताब बताई है, तो वो सभी स्टूडेंट इसके साथ भी जा सकते हैं। अगला भारत और विश्व का भूगोल। अब भारत और विश्व का भूगोल और एनवायरमेंट इस बार काफी ट्विस्ट किया। एनवायरमेंट का इस बार जो पोर्शन रहा है वो साइंस में भी घुसा है, काफी डेप्थ में गया, क्योंकि एनवायरमेंट में इन्होंने काफी इनपुट लिए हैं। तो अगर हम इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन हमें मिले वो 12 मिले। 12 में जो 2 हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि इसमें न्यूज़पेपर से डायरेक्टली आए हुए थे क्वेश्चन वहां से, और कई क्वेश्चन अपना जो है फंडामेंटल। इस बार इन्होंने जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे हैं वो बड़े ही फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब जैसे सॉइल का क्वेश्चन आ गया कि सॉइल में क्या होता है। अगर आपने देखा एक पाम ऑयल का क्वेश्चन आया हुआ है, कल हमने डिस्कस किया था पाम ऑयल, तो क्लास में भी ये डिस्कस हुआ था। पाम ऑयल क्यों? क्योंकि मलेशिया के साथ हमारा बड़ा विवाद चला। आपने देखा मलेशिया ने भारत के खिलाफ टिप्पणियां कर दी थी और भारत ने उनके पाम ऑयल पे बैन लगा दिया था। पाम ऑयल हमारे यहाँ रिफाइंड में मिलाने के लिए बहुत बड़े मात्रा में आयात करते हैं, और ये विश्वतरेखीय वनों में एक बड़ी खास जो है उसका कैरेक्टर में हमें ये देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस बार जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो बड़े ही स्टैटिक सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे। जलवायु का क्वेश्चन आया, मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, समुद्र विज्ञान से क्वेश्चन आया। अच्छा, समुद्र विज्ञान अगर आपको याद होगा, जब मैंने सिलेबस एनालिसिस किया था और मैंने कई क्लास ली थी, तो मैंने आपसे कहा था कि ओशिनोग्राफी से जो करंट में चल रहा है, ओशिन पॉल्यूशन, ओशिन कार्बन सिंक के रूप में काम कर रहा है, वहां से क्वेश्चन आएगा ही। आप मेरे पुराने वीडियो जाकर आप जो इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैंने इसको कई बार कहा, और मेरे अगर बच्चे मुझे सुन रहे होंगे तो उनको ये
बात पता होगी। तो बेसिकली क्या होता है कि जब मैंने आपसे, और देखो इस बार आया जो है आपने जो ब्लू ओशिन, ब्लू कार्बन पे क्वेश्चन आया, वो उसी के ऊपर था। मैंने हमेशा कहा था माइक्रो प्लास्टिक इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशिन का जो कार्बन सोखने की क्षमता है, कार्बन सिंक की कैपेसिटी, ओशिन एसिडिटी है, यानी कि महासागरीय जो अम्लता है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और पुरानी वीडियो जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा, हाँ उजांग सर इसके बारे में बात कर चुके हैं कई बार। तो डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिले। इस बार बहुत ही इजी, और जिसने भी अपना क्लास डेफिनेशन पूरा किया उसको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, जो क्वेश्चन का नेचर है वो काफी हद तक, अगर आपने देखा जल, और अगर मेरे अगर पुराने बच्चे मुझे देख रहे होंगे तो वाटर को लेकर मैंने बहुत बार जो है चर्चा की है, करंट में भी इसको पढ़ाया है, करंट ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ाया है, और वाटर को लेकर बहुत क्वेश्चन आए इस बार। ठीक है, चाहे वो वाटर क्रेडिट को लेकर क्वेश्चन आना ही था, और मैंने हर बार कि इस पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने हैं। अगर आप मुझे अगर कहेंगे हाँ सर आपने पहले भी कई बार चर्चा की है सिलेबस एनालिसिस में, क्लास में पढ़ाते हुए, जल चक्र जब मैं पढ़ा रहा था, वाटर साइकिल, तब मैंने कहा था कि इस पर क्वेश्चन तुम्हें आने ही आने, ग्राउंड वाटर को लेकर हो गया। और क्लास में जैसे मैंने जब उस पर बात किया था तो इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन आया। तो अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो हॉट टॉपिक चल रहे हैं, मैं फिर से यहां बता रहा हूं, ज्योग्राफी में जो हॉट टॉपिक चल रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूं, इसको लिखते जाइए। ज्योग्राफी में एक हो गया कि आप उठाएं बुक पढ़ें, तो ज्योग्राफी में तो एनसीईआरटीज लेकर, या आप जो है वो बर्नवाल पढ़ते हैं या सविंदर सिंह जो पढ़ते हैं वो बुक्स आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ज्योग्राफी में आप टॉपिक्स आइडेंटिफाई करिए। याद होगा मैंने एक बार आपसे कहा था कि यूपीएससी में चैप्टर्स नहीं टॉपिक पढ़े जाते हैं। मेरी ये डायलॉग तुम्हें याद होगा, यूपीएससी में चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स पढ़े जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं तो जो टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर करिए। टॉपिक में पहले आप हॉट टॉपिक निकाल लीजिए। मैं पूरे साल की याद दिलाता हूं आपको। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ओशिन के ऊपर बहुत ज्यादा थी, ओशिन पॉल्यूशन, ओशिन एसिडिटी, ओशिन का टेम्परेचर बढ़ना, और ओशिन एज अ कार्बन सिंक बहुत ज्यादा रहा, कोरल्स के बर्बाद होने की घटना बहुत ज्यादा रही। आपने इसके बारे में देखा, साथ ही साथ आपने देखा सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन आपको आंसर में अभी क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद क्लाइमेट चेंज, नो डाउट ये बहुत बड़े मुद्दे पे रहा। इसके बाद वाटर क्राइसिस, अरे पूरी दुनिया परेशान चल रही है वाटर क्राइसिस को लेकर। हम लोगों ने तो जल प्रबंधन पे अच्छा खासा निबंध प्रतियोगिता कर डाली। ठीक है, हम एक बार नहीं 2-2 बार हम इस पे कर चुके हैं, राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पे भी किया, गांधी जयंती पे किया। वाटर क्राइसिस इतना ज्यादा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़े हॉट टॉपिक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी में माइग्रेशन से रिलेटेड इशू हैं या रिसोर्सेज से रिलेटेड इशू हैं, इस पर बहुत ज्यादा मारपीट चल रही है। ठीक है, रिसोर्सेज को लेकर एक बहुत ज्यादा जो है वो उठापटक चल रही है। ये कुछ ऐसे हॉट टॉपिक हैं जो आपको, यानी कि अगर सिंपल सी बात करूं तो जो बुक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक ऑर्थोडॉक्स ज्योग्राफी के बारे में बात कर रही हैं। जितने भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, चाहे आप जीसी लियोंग पढ़ लो, चाहे आप जो है सविंदर सिंह पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, एक जो चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड ज्योग्राफी, अगर आप लोगों को याद होगा, यानी अनुप्रयोगात्मक अप्लाइड ज्योग्राफी, हर पार्ट का, हर चाहे वो ओशिनोग्राफी हो, बायो ज्योग्राफी हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, जियोमॉर्फोलॉजी हो, ठीक है, चाहे अभी फास्फोरस चक्र वाला क्वेश्चन आया, नाइट्रोजन फास्फोरस चक्र जो हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे एनवायरमेंट के क्वेश्चन हैं, बार बार मैं एक चीज फोकस करता हूं, अप्लाइड ज्योग्राफी यानी अनुप्रयोगात्मक भूगोल। अगर ज्योग्राफी में जो मैंने स्टैटिक लिखा है, ये अनुप्रयोगात्मक भूगोल से मैक्सिमम क्वेश्चन आए, अनुप्रयोगात्मक भूगोल से, यानी कि अप्लाइड जो ज्योग्राफी है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। चाहे आप सॉइल का क्वेश्चन ले लो, ओशिन का क्वेश्चन ले लो, क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन ले लो, बायो ज्योग्राफी का क्वेश्चन ले लो, जो भी आपको क्वेश्चन लेने हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अप्लाइड ज्योग्राफी से आए। और इंडियन ज्योग्राफी में जैसे नदियां, इस बार काफी, ये तो लक बाई चांस भी होता है, तो इंडियन ज्योग्राफी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है हमारे लगातार यहां पर हिट करते रहते हैं। तो अगर आपसे आगे आपको पढ़ाई करनी है तो अप्लाइड ज्योग्राफी पे आपको स्पेशल फोकस देना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे आ जाते हैं, अगला देखते हैं कहां से क्वेश्चन हमारा आया बनके। इसके बाद अगला भारतीय राजनीति और शासन। भारतीय राजनीति यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन डायरेक्टली करंट से था। 19 क्वेश्चन टोटल जो है यहां हमें देखने को मिल रहे हैं। 14 क्वेश्चन ज्योग्राफी में, 19 क्वेश्चन हमें पॉलिटी में देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटोडायनेमिक है, यानी उन्होंने बेस, लक्ष्मीकांत आपको मिल जाएगा, आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है सर इस पे पूरा जो अर्शद सर इस पे पूरा जो है डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं, और 90% ज्यादा क्वेश्चन क्लास डिस्कशन से उनके आए हैं। तो यहां पर जो है वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन का जो बेस था वो न्यूज़पेपर में था। क्वेश्चन में जो चर्चा में चला है, चाहे वो संवैधानिक सरकार किसे कहते हैं, पेरोल क्या होता है, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट ने चिल्ला चिल्ला के कहा है, पूरे साल भर इसके बारे में बात हुई है।
ठीक है। और इसमें जो है गुड गवर्नेंस का सेगमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो आई, जो है वो हमारे जो इस तरह के प्रश्न आए, प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या बोल रहे हैं। तो ये लगातार जो चीजें चल रही हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती हैं। भारतीय राजनीति और शासन, तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है कि इसमें न्यूज़पेपर आपको उठाना है और न्यूज़पेपर से आपको लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी पे आपको अपना बेस तैयार करना है, राइट। चलिए, अगला है आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसको हम लोग इकोनॉमी कहते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सब अब पर्सपेक्टिव पूछा जा रहा है। इसका भी मैक्सिमम पेपर जो है वो तो क्लास में तो खैर बच्चों ने कहा कि सर जितना भी आपने पढ़ा है सब उसी डिस्कशन से आ गया, लेकिन आपसे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, वो ये है कि आर्थिक और सामाजिक विकास में अगर हम बात करेंगे तो अगर आप बिगिनर हो तो बुक पढ़ने के साथ साथ आपको क्या चीज ध्यान देनी पड़ेगी। आपने देखा महंगाई बहुत ज्यादा मुद्दा रही, क्वेश्चन आया। आरबीआई लगातार चर्चा में रहा पूरे साल, गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा, रविकांत दास के गवर्नर बनने के बाद से ही वो लगातार चर्चा में रहा। सरकार वहां से जो है वो कीन्स इकोनॉमी, मैंने जब पढ़ाया तो कीन्स इकोनॉमी से वहां से उन्होंने उठाया और वहां डेवलपमेंट करना शुरू किया। सरकार ने पूछा कि मांग कैसे बढ़ाना है, तो मैंने बूम, बस, साइकिल ये सब आपको पढ़ाई थी। तो ये बेसिकली आपको क्या करना है कि इकोनॉमिक्स में खासतौर पर न्यूज़पेपर में जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, मान लो सरकार ने 20 लाख रुपए का स्टिमुलस पैकेज दिया, तो आखिर वो क्यों दिया, उसके पीछे बेसिक फंडामेंटल क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आर्थिक और सामाजिक विकास में 13 क्वेश्चन स्टैटोडायनेमिक थे, एक क्वेश्चन डायरेक्टली करंट से था यानी न्यूज़पेपर से डायरेक्टली था, और 14 टोटल क्वेश्चन हमें यहां आए। तो 14 क्वेश्चन हमें कहां से देखने को मिले, इकोनॉमिक्स से देखने को मिले। अब आ जाते हैं एनवायरमेंट और परिस्थिति, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो ये इस बार इसने जो है, मैंने हमेशा कहा, याद है आपको जब मैंने एनवायरमेंट की क्लास ली थी और मैंने एनवायरमेंटल स्टोरी 3 क्लास ली थी, याद है आप लोग, अगर आप लोग यही यूट्यूब पे भी क्लास हुई थी एनी टाइम लर्निंग ऐप पे, मैंने कहा था कि एवरेज 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 15 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस बार एनवायरमेंट इकोलॉजी से, तो और मैं सोर्स बता देता हूं, 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एनआईयूएस सीधे सीधे क्वेश्चन और दूसरा इराक भरूचा, भाई पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। और थोड़े क्वेश्चन जो इसमें, चूंकि बहुत क्वेश्चन इस बार साइंस में घुस गए, तो साइंस रिपोर्टर, एक मैगजीन आती गवर्नमेंट की, साइंस रिपोर्टर जो है, सब भी कट ऑफ भी बता रहा हूं, टेंशन ना लो, सारे कट ऑफ बता रहा हूं, सभी सेक्शंस के कट ऑफ बता रहा हूं, सभी कैटेगरीज की। तो 15 क्वेश्चन जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से आया। इसमें जो क्वेश्चन थे मोस्टली चर्चा में चले हैं, साइंस रिपोर्टर में भी इन्होंने जो जैसे पॉल्यूटेंट के बारे में जो चर्चा हुई, आर्टिकल्स आए थे उस पर, और जो है वो एनआईयूएस हो गया, इराक भरूचा की किताब हो गई है, मस्त है। और आप देखिए मैंने कहा था कि ये पोर्शन जिसने पकड़ लिया उसके लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अगर इसी पे ही मेरे वीडियोस पड़े होंगे, अगर आप देखेंगे 3 दिन मैंने लगातार एनवायरमेंट की, मैंने क्राइसिस से शुरू किया था कि एक्चुअली में यूपीएससी क्राइसिस पूछता है। तो अब आप देखो जरा क्वेश्चन का नेचर देखना कि पूरा का पूरा पेपर लगभग क्राइसिस के आसपास घूम रहा है, वही कि ये जला देंगे, ताम्र प्रगलन से क्या होता है अगर हम स्मेल्टिंग कर देंगे, इस वाले पॉल्यूशन से क्या होता है, इस वाले पॉल्यूशन से, सब कुछ क्राइसिस पे चल रहा है हमारा। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी की मोस्टली जो है वो रिपोर्ट्स काफी अच्छी अच्छी पूछी गई हैं, टफ रिपोर्ट्स पूछी गई इस बार। तो 15 क्वेश्चन हमारे इसमें यहां से आए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, इसमें बेसिक साइंस को लेकर इस बार काफी, जैसे कोविड को लेकर काफी, आरएनए टेक्नोलॉजीज को लेकर काफी रहे। तो 10 क्वेश्चन जो है वो हमारे स्टैटोडायनेमिक्स थे और 2 क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली करंट से आए थे और 12 क्वेश्चन टोटल हमारे साइंस पे इस बार बहुत दबाव बनाए, बहुत अच्छा। थैंक्स टू कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया और काफी यहां पर हमारे आउटपुट आए। तो अगर देखा जाए तो जो हमारे स्टैटोडायनेमिक क्वेश्चन है वो 91 है टोटल, ठीक है, याद रखिएगा 91 क्वेश्चन हमारे स्टैटोडायनेमिक है, यानी आपको न्यूज़पेपर उठाना है और न्यूज़पेपर उठाकर उसको बुक्स के साथ जोड़ना है, N+B, न्यूज़पेपर और बुक्स अब एक साथ जो है जोड़नी चाहिए। 9 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आए, जिसमें कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स का भी बड़ा हाथ रहा। तो इस तरह से हमारा जो है ये ट्रेंड एनालिसिस चलता है, राइट। देखिए ध्यान से किस तरह से हमारा ट्रेंड एनालिसिस जा रहा है। ये एक नया पोर्शन रहा हमारे लिए, घटनाओं पे पर क्वेश्चन 20 साल बाद आए। भारतीय इतिहास संस्कृत इस बार बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा, 21 क्वेश्चन हमेशा रहता है लगभग। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को अगर मिला दें तो इस बार बहुत बड़ा पोर्शन 15-14 क्वेश्चन हमें यहां पर जो है देखने को मिल रहा है, लगभग 29 क्वेश्चन हमेशा ये डोमिनेट करता है। तो आप इस पोर्शन को आप छोड़कर नहीं जा सकते। भारतीय राजनीति शासन लगभग 18-19 क्वेश्चन हर बार इसका जो है मेंटेन बना रहता है। साइंस ने इस बार अपना वेटेज बढ़ाया है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपना बेसिस बढ़ाया और उसका रीजन भी है, हेल्थ को लेकर, हम कोविड को लेकर बहुत चर्चा करते रहे, तो जो चर्चा में है वो पर्चा में है, इस सिद्धांत को अपना लीजिए, इसी तरह से हम इसका एनालिसिस कर पाते हैं। अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि इनका डिफिकल्टी लेवल क्या था।
तो अगर हम बात करें तो इस बार जो पेपर है उसमें ऑप्शंस काफी डिफिकल्ट रखे गए थे। मान लो आपको दो पता है, तीसरा अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल था, वो वियर्ड था। और ज्यादातर का जो बेस लिया गया था वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के बेस में लिया गया था। संवैधानिक प्रावधान क्या है, सरकार की नीतियों में इसका जो है वो हमारा संसदीय प्रक्रिया क्या है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्या है, इस पर जो है वो काफी ज्यादा चर्चा की गई है। तो अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो मॉडरेटली डिफिकल्ट था। इसमें 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ही अनसुने थे, हमारे लिए भी मुश्किल थे, वो तो मॉडरेटली डिफिकल्ट थे, नो डाउट। अगर उसको आप छोड़ भी देते हैं तो वो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मॉडरेट थे, मतलब अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है, विपिन चंद्रा ढंग से पढ़ी है तो, और आपके लिए बहुत ही आसान था। मैंने आपको कल भी दिखाया था कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहां है। भारतीय राजनीति और शासन संविधान, ये मॉडरेटली डिफिकल्ट इसलिए था कि क्योंकि जो इसके क्वेश्चन थे वो अनयूजुअल थे। मतलब अगर आप इसको न्यूज़पेपर के साथ जोड़कर, जो चर्चा में चल रहा है उसके साथ जोड़कर अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो ये बेसिकली मॉडरेट डिफिकल्ट था, यानी कि ये मध्यम से कठिन की तरफ था, नो डाउट। इसमें निगेटिव मार्किंग होने की संभावना बहुत थी, क्योंकि वो सुनने में आसान लग रहा था, लेकिन जब उसके ऑप्शन में आप जा रहे हैं तो ऑप्शन में आपको बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। आगे बात करते हैं भारतीय भूगोल, भौतिक भूगोल, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। ये मॉडरेटली डिफिकल्ट था, मॉडरेट था अगर हम कहें, क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे मैं करंट के बेस पे बहुत ज्यादा ज्योग्राफी को इनपुट लेता हूं। मैं करंट को हमेशा, मेरे स्टूडेंट भी होते हैं वो न्यूज़पेपर के साथ हम अक्सर जोड़ते हैं, और हम जो हॉट टॉपिक अप्लाइड ज्योग्राफी पे मेरा एक बहुत अलग कमांड है। तो अप्लाइड ज्योग्राफी पे जब मैं अपनी कमांड करता हूं तो वहां पर मुझे, हम लोग बहुत जल चर्चा पे हम कितना डिस्कशन कर चुके थे, समुद्रों पे हमारी बात, क्लाइमेट पे हमारी बात, अभी कुछ भी न्यूज में आता था हम उसी के उसी दिन डिस्कस कर लेते थे। तो हमारे लिए तो वो ठीक है, मॉडरेट एक रहा। लेकिन अगर आप करंट के साथ, अगर आप सोच रहे हैं कि केवल पुरानी किताबें 1965-66 में छपी हुई किताबों के आधार पर आप इस बार ज्योग्राफी के पेपर के ऑप्शन को हिट कर पाएंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत और विश्व भूगोल की बात करें, अगर हम इसमें चलते हैं भारत और विश्व भूगोल के साथ साथ पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी आपको कठिन लगेगा, लेकिन अगर एनआईओएस और इराक भरूचा आपने पढ़ा है तो डायरेक्टली क्वेश्चन हिट कर रहे थे। सिर्फ दिक्कत कहां आई है, जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जो साइंस का पोर्शन आया है, जो कि साइंस रिपोर्टर और इन सब नए नए रिपोर्ट्स के आधार, वही सिर्फ डिफिकल्ट हो गया है। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी इस बार इजी रही है, अगर जो आपने ऑथेंटिकेट सोर्स को हिट किया है, सिलेबस को पूरा किया, दैट इज क्वाइट इजी। सिंपल से क्वेश्चन उन्होंने उठा उठा के पूछे हैं। राजनीतिक व्यवस्थाओं में पंचायती राज, ये सार्वजनिक नीति के जो क्वेश्चन आए, ये मॉडरेटली डिफिकल्ट है, ये ट्विस्टिंग वाले क्वेश्चन रहे। इनके ऑप्शंस एक्चुअली, क्वेश्चन सीधे सीधे थे, ऑप्शन टफ पूछे गए थे इसमें। इकोनॉमी की बात करें तो इजी टू मॉडरेट, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है, आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन है, डिमांड सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन, मतलब मांग कैसे बढ़ाई जानी चाहिए, कीन्स इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। हमारा जो है सहकारिता, इतना ज्यादा चर्चा, मेरा अमूल वाला मैंने कितनी बार केस पढ़ाया था, आपको वर्गीस कुरियन की पूरी कहानी बताई थी। इसके बाद ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, जो है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था। तो जो हमारे सरकार की योजनाएं हैं, तो इंपॉर्टेंट, ठीक, अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा है, करंट के साथ अपडेट है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के अंदर विकास, गरीबी, समावेशन यानी कि इंक्लूजन, डेवलपमेंट, पुअर्टी, इन पर जो क्वेश्चन है ये भी इजी टू मॉडरेटेड रहे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्वेश्चन ट्विस्टिंग वाले रहे। अगर सोर्स, ये मतलब मॉडरेट है, मतलब इसको मध्यम कह सकते हैं, ना इजी कह सकते हैं। 3 क्वेश्चन इसमें काफी टफ जो ट्विस्टिंग रहे। अगर आपने उस समय चर्चा को नहीं पकड़ा है तो जैसे रिकॉम्बिनेंट जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो वैक्सीन में नई टेक्नोलॉजीज आई, उनको अगर आपने चर्चा के साथ नहीं सुना तो वो आपके लिए टफ बन जाएगी। तो जो इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी का पोर्शन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गया, वो भी आपको एक ट्विस्टिंग पोर्शन दे रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हाँ, क्वेश्चन इजी नहीं था, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शंस बहुत टफ थे। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन डायरेक्टली लग रहा था, छोटा सा क्वेश्चन दे रखा था, लेकिन उनके ऑप्शंस को जब सेट करने बैठोगे तो उसमें हमें भी कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है। 3 to 4 क्वेश्चन में हमें भी कंफ्यूजन हुआ है कि एग्जैक्टली कि इसका आंसर यूपीएससी ही फाइनलाइज कर पाएगा, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो अगर हम बात करें तो लगभग ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच का एक पेपर माना जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आप ऑथेंटिकेट सोर्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटीज को अपना भी बेस बना रहे हैं, साथ साथ आप ऑथेंटिकेट बुक्स पढ़ रहे हैं, करंट स्टैटिस्टिक्स अगर आप पढ़ने का तरीका है कि न्यूज़पेपर में जो आ रहा है उसको सिर्फ रटना नहीं है, उसका बेस भी हमें जानना है, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। आप आसानी से इसमें कट ऑफ निकाल सकते हैं। अब सवाल यह कि कट ऑफ मेरा कितना जा रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ अगर हम बात करें तो जनरल के लिए जो अभी एक्सपेक्टेशन, चूंकि अभी 24 घंटे ही हुए हैं लगभग, इसमें 24 घंटे भी अभी नहीं हुए पूरी तरह से, तो अभी एक्चुअली में सैंपलिंग आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो पेपर का लेवल, हमारा जो अनुभव, उसके हिसाब से 90 to 95 जनरल का जाना चाहिए कट ऑफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ जाना चाहिए वो 76 to 79 जाना चाहिए, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो वहां मिला। ओबीसी के लिए 88 to 91,
राइट। एससी के लिए 73 टू 77 और एसटी के लिए 67 टू 71, ये एक अप्रॉक्स रेंज हमने देखी है। बाकी फाइनल जो है वो यूपीएससी तय करेगा, बट दिस इज द थिंग, क्योंकि जो पेपर में हमने देखा कंफ्यूजिंग ऑप्शनल की वजह से निगेटिव मार्किंग होने की संभावना इस बार ज्यादा है। और पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे, जहां तक मैं समझ पाता हूं एज अ टीचर, वो हमारी भी रेंज से बाहर जा रहे थे। मतलब हमने उनके बारे में वियर्डली कभी सुना हो तो स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है। यानी कि वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सभी के लिए वो छोड़ने वाले होंगे। उसको जिसने अटेम्प्ट किया होगा वो रेयर ऑफ द रेयर, कोई मान लीजिए लक बाय चांस मिल गया, लेकिन जनरल स्टूडेंट में वो पढ़ाई में नहीं आते हैं बेसिकली। वो रिपोर्ट के बारे में या वो उस तरह से जो है वो क्या चर्चा में चला, वो एक बहुत इजीली, आप ट्रेंड में हम देखें तो भाई क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन बहुत सालों से नहीं पूछे गए, तो वो सभी के लिए एक बाईपास चीज रही है। तो ये बेसिकली एक ट्रेंड एनालिसिस रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा कि 90 टू 95 फॉर जनरल सामान्य वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 76 79, 88 टू 91 फॉर ओबीसी, एससी फॉर 73 77 एंड एसटी फॉर 67 टू 71। सो दिस इज द रेंज, इट कैन बी वेरी फ्रॉम 2-3 मार्क ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, और मैं समझता हूं कि ओजांकियंस बहुत कॉन्फिडेंट होंगे कि अब वो अगले लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं। हम क्या बात करते हैं, समराइज में करना चाहूंगा, तो समराइज हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो प्रश्न मॉडरेट से कठिन के बीच में थे, जैसा मैंने बताया था। कुछ प्रश्नों को छोड़कर कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जो सीधे पूछे गए थे, मतलब वो अप्लाइड थे। मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज द अप्लाइड पार्ट, और अप्लाइड को इसको स्टैटोडायनेमिक कहते हैं। दिस इज नोन एज स्टैटोडायनेमिक। अभी भी कह रहा हूं स्टैटोडायनेमिक। अप्लाइड किसे कहते हैं? अप्लाइड कहता है कि न्यूज़पेपर में आज ये मेरा पार्ट आया है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इन न्यूज़पेपर। ध्यान से, जो भी नए बच्चे हैं या जिन्होंने गलतियां की वो सुधारना चाहते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से सुने। इंडिया में सबसे पहले हम इतना डिटेल में एनालिसिस लेकर आए हैं, बहुत ध्यान से इसको सुनिए और इसको जो है वो कोशिश करिए। तो स्टैटोडायनेमिक में हम अप्लाइड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अप्लाइड है। तो स्टैटोडायनेमिक में आप जो न्यूज़पेपर में पढ़ें, तुरंत के साथ उसको बुक के साथ अटैच करें, उसके फंडामेंटल को जाने, अपने टीचर से पूछें कि इसका सही मतलब क्या होगा, इसको हमें कैसे प्रयोग करना है। जो शब्द बार बार आ रहे हैं, शब्दों को मत छोड़िएगा, कॉन्सेप्ट को मत छोड़िएगा। अरे पढ़ लिया यार, महंगाई इतने परसेंट है, वो 10% हो गई, वो 12% हो गई, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। भूगोल, इतिहास यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी की गहन समझ के आधार पर प्रश्न को हल किया जा सकता है। गहन समझ का मतलब है कि फैक्ट रटने से काम नहीं होगा, यू हैव टू कलेक्ट द थिंग्स। अच्छा, ऑप्शंस भी ऐसे आए हुए थे, जैसे मान लीजिए हम जब पढ़ाते हैं तो चैप्टर 1 में कुछ हमने पढ़ाया और चैप्टर 4 में कुछ और पढ़ाया, तो अब वो कहता है कि आपको वो सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, वो अलग अलग ऑप्शंस वहां से जोड़ने पड़ेंगे, तब आपका एक क्वेश्चन। मैंने याद होगा, अगर आप लोगों को, मेरे बच्चे अगर मुझे सुन रहे होंगे और मेरे यूट्यूब के बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, तो मैंने हमेशा कहा था यूपीएससी में पजल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे। हाँ या ना मुझे बताओ, कितनी बार मैंने क्लास में कहा कि पजल बेस्ड क्वेश्चन आने लगे। जो ऑप्शंस थे वो पजल बेस्ड थे। पजल का मतलब होता है अलग अलग टुकड़ों को जोड़ना। यानी अब आप इसमें कैसे तैयारी करेंगे? अब इसके लिए आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, पहली बात तो उसकी व्यापकता होनी चाहिए। पीडीएफ के जो नोट्स का आपको चार्म है उससे निकलो। मैं फिर कह रहा हूं, नोट्स के चार्म से निकलो। ये पीडीएफ जो दिए जाते हैं उससे निकलो, डिस्कशन बेस पे आओ, टीचर के साथ डिस्कशन पे बेस पे आओ। एक पॉइंट को पकड़ के दूसरे पॉइंट के डिस्कशन पर जाओ और लिंक करो अगर आपको अच्छे से जाना है तो। दूसरा, रिवीजन के मेथड को स्ट्रांग कर लो, रिवीजन के मेथड को स्ट्रांग कर लो। मैं पहले ही भी कह रहा हूं, राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैंने आपको फ्लैश कार्ड मेथड बताया है। फ्लैश कार्ड मेथड क्या है? फ्लैश कार्ड मेथड, आपको मैंने छोटे छोटे कार्ड्स बनाने, इसी पे वीडियो पड़ी हुई है। क्यों कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि पजल बेस्ड क्वेश्चन में आपने ऑप्शन देखा होगा, अलग अलग डायमेंशन से ऑप्शन पूछे गए। आप जब बार बार रिवीजन नहीं करोगे ना तो वो आपको याद नहीं आएंगे। आप ये सोच रहे हो कि सर ने ये पढ़ा दिया, ये क्वेश्चन नंबर, कई बच्चों का, अरे सर डायरेक्टली क्वेश्चन, डायरेक्टली क्या मतलब यूपीएससी मेरे से पूछ के क्वेश्चन बना रहा है क्या, कि भैया तुम बताओ ओजांग जी, हाँ बच्चा कौन सा क्वेश्चन रखे? नहीं, इसमें यह होता है कि आपने एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 यहां पे पढ़ाया, कॉन्सेप्ट नंबर 2 यहां पे पढ़ाया। स्टूडेंट को यही, इसीलिए तो कंपटीशन है, उसका दिमाग इतना तेज होना चाहिए, वो इतना रिवीजन करे कि वो याद करे, अरे सॉइल में सर ने ये पढ़ाया था, क्लाइमेट में ये पढ़ाया था, और क्लाइमेट और सॉइल आपस में इंटरलिंक है। तो गुरु गुड़ और चेला शक्कर, बहुत पुराने से कहावत चली आ रही है। तो चेला शक्कर कब बनेगा? जब रिफाइन होगा, जब जो है, जब गन्ने के रस को रिफाइन किया जाता है तभी तो शक्कर बनती है। तो गुरु ने पढ़ा दिया कि भैया टॉपिक नंबर 1 में ये था, टॉपिक नंबर 2 में। अब स्टूडेंट जाता है, अरे यार कोई ऐसी पीडीएफ दे दे, धप्प से मुंह में खा लें, पानी पिए घपाक से, और जो है अंदर जाके सारा उल्टी कराएं 60-70 क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता।
आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार रिवाइज करते हो, इसके फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, इसकी थॉट मैपिंग करनी पड़ेगी, साइनॉप्सिस बनानी पड़ेगी। कितनी बार मैंने कहा कि भैया मैं पैराग्राफ वाले नोट्स का विरोधी हूं और बार बार रहूंगा हमेशा, जितनी बार तुम्हें समझ में आ जाए। तो मैंने आपको बाकायदा रिवीजन के मेथड्स बताए कि ऐसे ऐसे करना है। तो उसमें क्या होगा, आप जोड़ोगे, अच्छा क्लाइमेट में ये सर ने पढ़ाया था, सॉइल में ये पढ़ाया था, इन दोनों को जोड़कर मेरा ये आंसर हो जाएगा, डन, खत्म। न्यूज़पेपर में मैंने ये वाला पार्ट पढ़ा था, सर ने मुझे जो है वो क्लास में ये पढ़ाया था, दोनों को जोड़ दो, मेरा ऑप्शन हो गया। इसी तरह से मैक्सिमम ऑप्शन। इस बार जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, कट ऑफ नीचे जाने का रीजन ये हो रहा है कि निगेटिव मार्किंग अच्छी खासी होगी इस बार, राइट। नेक्स्ट वन, कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेशन में खत्म किया जा सकता, उनके आंसर नहीं पता थे, लेकिन एलिमिनेट जो आंसर नहीं हो सकते, मैंने हमेशा, आपको याद होगा वीडियो पढ़ी, मैंने कहा था कि जितना क्वेश्चन का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट उतना रिजेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं होगा इतना जान लो, जो बच गया होगा वो मेरा आंसर होगा। तो इसमें भी कई तरह के क्वेश्चन आए थे, ये भी आपको सीखना पड़ेगा क्या नहीं होगा, ठीक है। इतिहास में प्रश्न बिल्कुल ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नहीं है, विशेष रूप से संस्कृति और प्राचीन इतिहास का, ठीक है। और इसमें जो बेसिकली है वो क्या चर्चा में चल रहा है उसको बेस करके इन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्या करंट चल रहा है, क्या अभी चर्चा चल रही है, उस पर आप उठाइए और क्वेश्चन आपको मिल रहा है, उसको आपको अपनी बुक से जोड़िए। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी में, तो आपने देखा होगा कि करंट पर हमारी बहुत चर्चा होती है। आपको याद है मैंने एक सीरीज शुरू की थी, मेरा एक दूसरा चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ओजांग जीएस एनसीईआरटी। तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर उठाता था कि भाई ये न्यूज़पेपर आया है, बाबा रामदेव का ये रहा, आज विवाद हुआ आईएमए से, और देखो एनसीईआरटी में ये कहां है। आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, तो वो चैनल आप सब, आपको सीधे सीधे वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ढाई भाग वाला जो क्वेश्चन इस बार आया हुआ है, तो क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि आप कितना करंट को भी हिस्ट्री से जोड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिले। खेल से 3 प्रश्न पिछले 20 वर्षों में पहली बार पूछे गए, फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स। ये भी याद रखिए, क्यों भाई, पहले रीजन जान लो कि आखिर खेल से क्वेश्चन क्यों आए। एक तो ओलंपिक्स, भारत का प्रदर्शन अच्छा, भारत ने खेल नीति लागू की है यार, खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। अब पहले होता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। सरकार ने कहा नहीं भैया, खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब, सरकार कह रही है। और सरकार 2-3 सालों से बहुत प्रयास कर रही है कि खेल नीति लेकर आना, खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च करना, सुविधाएं बढ़ाना, नए नए स्टेडियम बनाना। भारत में खेल का कल्चर बढ़ता चला जा रहा है। तो सरकार ने कहा लो भैया, तुम भी तो कम से कम जानो गेम्स में हम क्या क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या क्या नई चीजें कर रहे हैं। तो वो भारत की परिवर्तित है, समाज में खेल के घंटे तय किए जा रहे हैं कि अब स्कूलों में खेल का जो है सुविधा होगी होगी। तो रीजंस वो बता रहे हैं। राज्य व्यवस्था से सीधे प्रश्न पूछे गए, खासकर एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 से यहां पर काफी क्वेश्चन आए, जिसका बेस 6, 7, 8 था, और उसको एलिब्रेट करके यहां से क्वेश्चन दे दिए गए, ठीक है। संवैधानिक, जैसे फॉर एग्जांपल संवैधानिक पहले ही दिया हुआ है, संवैधानिक सरकार क्या, 1950 में भारत की संवैधानिक स्थिति, देवीलाल के बारे में, भारत के संघीय चरित्र की आवश्यकता, फेडरल स्ट्रक्चर, ये सब इतने बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली तुम्हें आए, यहां पर यह मैंने बता दिया कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। पर्यावरण के झुकाव का पारंपरिक ज्ञान की ओर था, ठीक है। फाइलम, सहजीवी संबंध, ये सब एनआईओएस, 2 पार्ट आती है एनआईओएस की, ले आवाज ज्यादा नहीं है। एनआईओएस की वेबसाइट पर जाओ, फ्री में डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो उसको या टीचर के साथ। मैंने जैसे एनआईओएस के बेस पे मैं हमेशा, जैसे मेरा कॉन्सेप्टर बैच है, तो मैं एनआईओएस के बेस पे क्लास लेता ही लेता हूं। एनसीईआरटी एनआईओएस उसमें इन्वॉल्व रहता ही है लेवल 1 पे, तो इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये रहा पूरा हमारा सेगमेंट कि किस तरह से हमने अपना काम किया।